तो आज के इस नए डीप डाइव में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रोफाइल का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जिसे पूरे देश में एक महानायक या सीधे शब्दों में कहें तो क्रिकेट का भगवान माना जाता है। हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास उनके विकिपीडिया पेज का पूरा दस्तावेज है, शुरुआती दिनों से लेकर रिटायरमेंट और उसके आगे तक का सब कुछ है इसमें। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ आंकड़े गिनना नहीं है। मतलब क्रिकेट फैंस को तो स्टैट्स वैसे भी आदी होते हैं ना। सही बात है। आंकड़ों से आगे बढ़कर हम उस इंसानी कहानी को समझेंगे, वो मेंटल प्रेशर और वो बार बार खुद को बदलने की क्षमता। एग्जैक्टली क्योंकि एक आम धारणा होती है कि महान लोग पैदाइशी महान होते हैं, जैसे उनका सफर तो बस बिना किसी रुकावट के चलता ही रहता है। जो कि बिल्कुल सच नहीं है। जब मैं इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ रही थी तो समझ आया कि इस बेहिसाब सफलता के पीछे असफलता के कितने दौर शामिल थे, कितनी चोटें और कितना भारी मानसिक दबाव था। वही तो, एक लंबे समय तक अपनी फील्ड में टॉप पर टिके रहना, उसके लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। बार बार खुद को तोड़कर नए सिरे से जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए इस विश्लेषण में सीखने को सबसे बड़ी चीज यही है। तो कहानी वहां से शुरू करते हैं जब ये होने वाले क्रिकेट के भगवान को क्रिकेट से ज्यादा टेनिस का भूत सवार था। हाँ, ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब किसी को भी ये जानकर हैरानी होगी कि बचपन में सचिन एक बुली थे, लड़ाकू किस्म के बच्चे। नए बच्चों से स्कूल में लड़ते थे। हाँ, और उनका आइडियल कोई क्रिकेटर नहीं था। उनके आइडियल थे अपने गुस्से के लिए मशहूर अमेरिकन टेनिस स्टार जॉन मैकेनरो। सोचिए जरा, 7-8 साल की उम्र में वो मैकेनरो की तरह लंबे बाल रखते थे, रिस्ट बैंड्स पहनते थे और रैकेट घुमाते थे साथ में। उस लड़ाकू रवैये से लगता तो नहीं था कि आगे चलकर इतने शांत और फोकस्ड खिलाड़ी बनेंगे। वही ना, ये ट्रांजिशन हुआ कैसे? इस बेपना एनर्जी और गुस्से को सही दिशा देने का पूरा क्रेडिट उनके बड़े भाई अजीत को जाता है। उनके भाई उन्हें 1984 में शिवाजी पार्क ले गए, कोच रमाकांत अचरेकर के पास। एक अच्छे मेंटर की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो मेंटोर का रोल कितना अहम होता है। पर पहली बार जब अचरेकर सर ने उन्हें नेट्स में खेलते हुए देखा तो वो पूरी तरह डर गए थे ना। हाँ, सचिन को लगा कि कोई उन्हें बहुत इंटेंसली ऑब्जर्व कर रहा है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेले। मतलब उस एक पल में तो लगभग उनका क्रिकेट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। सही कहा। पर यहीं अजीत ने बीच बचाव किया। उन्होंने कोच से गुजारिश की कि वो सचिन को एक और मौका दें, पर इस बार थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे छुप कर उन्हें देखें। हाँ, ये बढ़िया था, बिना किसी दबाव के। हाँ, जैसे ही उस छोटे बच्चे को लगा कि उस पे किसी की नजर नहीं है, वो अपनी नेचुरल गेम खेला और उसी दिन आचरेकर सर की एकेडमी में उनका चुनाव हो गया। ये दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और परफॉर्मेंस प्रेशर कितना रियल होता है, चाहे आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। और यहीं से उनका ध्यान पूरी तरह क्रिकेट पर केंद्रित हो गया। आचरेकर सर की कोचिंग का तरीका भी ना बहुत अनोखा था। वो 1 रुपए के सिक्के वाली कहानी दस्तावेज में इसका बहुत अच्छे से जिक्र है। हाँ, उन्होंने उस बच्चे की स्टैमिना और फोकस बढ़ाने के लिए एक टेक्निक निकाली। जब सचिन प्रैक्टिस करते करते बुरी तरह थक जाते थे तो सर स्टंप्स पर एक सिक्का रख देते थे। 1 रुपए का सिक्का। और नियम बड़ा सिंपल था कि जो बॉलर सचिन को आउट करेगा वो सिक्का उसका। और अगर सचिन पूरे सेशन में आउट नहीं हुए तो सिक्का उनका। अब सोचो, एक थका हुआ 12-13 साल का लड़का सिर्फ 1 रुपए के सिक्के के लिए 60-70 बॉलर्स का सामना कर रहा है। और उन्होंने ऐसे 13 सिक्के जीते थे जो आज भी उनकी सबसे कीमती चीजों में शामिल हैं। ये छोटी सी साइकोलॉजिकल तरकीब थी, पर एक थके हुए खिलाड़ी को उस एग्जॉस्शन जोन के आगे पुश करने के लिए कितनी कारगर थी। बिल्कुल। इसके बाद तो उनकी रुकने की आदत ही छूट गई थी। 1988 में 15 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू पर सेंचुरी वगाई। और ठीक 1 साल बाद 16 साल की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू कर लिया। एक 16 साल के लड़के का डेब्यू और सामने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे एक्सप्रेस पेस बॉलर्स। खतरनाक बॉलिंग अटैक था वो। सियालकोट के उस चौथे टेस्ट मैच की घटना पढ़कर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वकार यूनिस की एक बाउंसर सीधे सचिन की नाक पर आकर लगी थी। हेलमेट का वाइजर टूट गया और खून बहने लगा था। उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर नवजोत सिंह सिद्धू थे। उन्हें और पूरी टीम को लगा कि अब इस बच्चे को स्ट्रेचर पर ही बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन उस लड़के ने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया।
खून से लथबथ हालात में उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं खेलेगा। हाँ, और अगली ही गेंद पर उसने वकार को बाउंड्री मार दी। ये सिर्फ एक मैच का हिस्सा नहीं था, ये उनके जज्बे का और उस निडरता का ऐलान था। जिसके आगे आगे चलकर पूरे क्रिकेट जगत को झुकना था। और अगले ही साल 17 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड में अपना पहला टेस्ट शतक मारा। और इसमें एक बहुत ही प्यारा ट्रिविया भी है स्रोतों में। उस मैच में उन्होंने महान सुनील गावस्कर के दिए हुए पैड्स पहन रखे थे। अरे वाह, ये तो जैसे एक पासिंग ऑफ द बैटन जैसा मोमेंट हो गया। सही में गावस्कर के बाद भारत को नया हीरो मिल गया था। और उनका प्रभाव कैसा था, ये 1992 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर दिखा। मर्व ह्यूज वाला किस्सा ना, जो खुद अपने एग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। ह्यूज ने उस छोटे कद के खिलाड़ी की बल्लेबाजी देखी और अपने कप्तान एलन बॉर्डर के पास जाकर कहा कि ये छोटा लड़का तुमसे ज्यादा रन बनाएगा। और उनका वो अनुमान क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। पर यहाँ दस्तावेज पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किस बारे में? ओडीआई फॉर्मेट के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में इतनी जल्दी सफलता मिलने के बावजूद उन्हें वनडे इंटरनेशनल्स में अपनी जगह बनाने में काफी वक्त लगा। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक खिलाड़ी जो 17 साल की उम्र में टेस्ट सेंचुरी मार रहा है, उसे अपना पहला ओडीआई शतक लगाने के लिए 78 मैचेस का इंतजार करना पड़ा। 78 मैचेस! आज के T20 के दौर में तो ये सोचना में मुश्किल लगता है। वही तो, ये इतना लंबा गैप क्यों था? इसका कारण ये था कि उनकी शुरुआती ओडीआई इनिंग्स ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में आती थीं। वहां उन्हें खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर 1994 में ऑकलैंड में एक टर्निंग पॉइंट आया। हाँ, रेगुलर ओपनर नवजोत सिद्धू अनफिट थे, तो सचिन ने कप्तान अजहरुद्दीन से सीधा जाकर गुजारिश की कि उन्हें ओपन करने का मौका दिया जाए। और उस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में 82 रन बनाए। उस एक परी ने न सिर्फ सचिन का करियर बल्कि पूरे ओडीआई क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाजी का ब्लूप्रिंट ही बदल कर रख दिया। शुरुआती 15 ओवर्स के फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता है, ये उन्होंने दुनिया को सिखाया। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 का वो शारजा वाला डेजर्ट स्टॉर्म मैच कौन भूल सकता है। जहां सच में एक सैंडस्टॉर्म आया था और मैच रोकना पड़ा था। और जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने शेन वॉर्न और डीमियन फ्लेमिंग जैसे बॉलर्स की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि खुद शेन वॉर्न ने बाद में माना कि उन्हें सचिन के सपने आते थे। कमाल का वक्त था वो। लेकिन जब आप इस तरह की ऊंचाइयों पर होते हैं तो गिरने का डर और प्रेशर भी उतना ही बड़ा होता है। ये बात आपने बहुत सही कही। सरिता आगे चलकर उनके करियर के डार्क फेजेस को भी बारीकी से बताते हैं। एक महान खिलाड़ी का सफर सिर्फ रन से नहीं बनता, इस बात से बनता है कि वो तनाव और दबाव को कैसे हैंडल करता है। जब 1996 में सचिन को कप्तान बनाया गया तो उन्हें वो सफलता नहीं मिली। उनका अपना गेम भी सफर कर रहा था उस दौरान। यहां तक कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बार मीडिया में कह दिया था कि छोटे के नसीब में जीत नहीं है। ये साफ दिखाता है कि एक बेहतरीन बल्लेबाज होना और एक ऐसी टीम को लीड करना जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही हो, दोनों बहुत अलग बातें हैं। आखिरकार उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। पर दबाव यहां खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे उनका स्टेचर बढ़ा, वो कंट्रोवर्सीज के सेंटर में आने लगे। हम 2001 का माइक डेनिस इंसिडेंट ले सकते हैं। हाँ, साउथ अफ्रीका टूर पर मैच रेफरी माइक डेनिस ने सचिन पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा दिया था। दस्तावेज बताता है कि कैमराज में दिखाया गया था कि वो गेंद की सीम को साफ कर रहे थे, पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इसका जो रिएक्शन भारत में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। सच में अभूतपूर्व था वो सब। सचिन उस वक्त तक सिर्फ खिलाड़ी नहीं, देश के लिए एक इमोशन थे। भारतीय संसद में इस पर बहस हुई थी। लोगों ने माइक डेनिस के पुतले फूंके थे। मामला इतना आगे बढ़ गया कि बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने डेनिस को ही अगले मैच से हटा दिया, जिसके नतीजे में आईसीसी को उस मैच का टेस्ट स्टेटस ही रद्द करना पड़ा। एक खिलाड़ी की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि पूरा सिस्टम हिला दिया गया। और हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, स्रोत बस ये दिखाते हैं कि मुद्दा कितना बड़ा हो गया था। बिल्कुल, हम बस फैक्ट्स बता रहे हैं। एक और ऐसी ही घटना 2004 में मुल्तान टेस्ट की थी। उसने भी काफी तनाव पैदा किया था। ओह हाँ, वो डिक्लेरेशन वाली घटना। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था और सचिन 194 रन पर नाबाद थे, अपने दोहरे शतक से सिर्फ 6 रन दूर। और उसी वक्त स्टैंड इन कप्तान राहुल द्रविड़ ने अचानक इनिंग्स डिक्लेयर करने का ऐलान कर दिया। किसी भी बैट्समैन के लिए जो 194 पर हो, ये एक बड़ा झटका होता है। सचिन ने बाद में ओपनली स्वीकार किया कि वो उस वक्त हैरान और निराश थे।
वो ड्रेसिंग रूम में किसी से बात करने के मूड में नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ द्रविड़ का अपना नजरिया था। उन्हें मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को शाम के वक्त बॉलिंग करने का वक्त चाहिए था। दोनों अपने जगह ठीक थे। एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था और दूसरा अपने पर्सनल माइलस्टोन के बहुत करीब था। ऐसी स्थितियों में तनाव स्वाभाविक है। पर जब दो देशों की बात आती है तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जैसे 2008 का मंकी गेट विवाद। सिडनी टेस्ट में हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंस के बीच हुआ था ये। हाँ, स्रोतों के अनुसार शुरुआत में जब मैच रेफरी के सामने पेशी हुई तो सचिन ने कहा कि उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया कि हरभजन ने क्या कहा, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। पर मामला वहां सुलझा नहीं। जब बाद में अपील्स कमिश्नर के सामने सुनवाई हुई तो उन्होंने अपना बयान क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि हरभजन ने एक हिंदी गाली दी थी जो सुनने में मंकी जैसी लगती है और खेल की गर्मागर्मी में आमतौर पे निकल जाती है। स्रोत बताते हैं कि इस घटना ने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों और वहां के मीडिया में आज भी एक नाराजगी छोड़ दी है। उनका मानना था कि सचिन ने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी पहली बात को बदल दिया। हम यहाँ भी निष्पक्ष रूप से बस जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इससे एक बात समझ आती है कि जब आप एक ग्लोबल आइकॉन होते हैं तो आपकी हर सांस और हर शब्द को माइक्रो लेवल पे जज किया जाता है। इस बेहिसाब दबाव के बीच उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज आया। 2004 में उन्हें टेनिस एल्बो की भयानक चोट लगी। दस्तावेज में लिखा है कि वो अपने हाथ से पानी का एक प्लास्टिक कप तक नहीं उठा पाते थे। बैट पकड़ना तो दूर की बात थी। एक खिलाड़ी जिसका पूरा वजूद ही बैट पकड़ने पर टिका हो, उसके लिए महीनों तक बैट ना छुपाना किसी बुरे सपने जैसा होगा। उन्हें लगने लगा था कि करियर खत्म हो जाएगा। और उस फिजिकल ट्रॉमा के बाद 2007 का मेंटल ट्रॉमा आया। वेस्टइंडीज में हुआ 2007 का वर्ल्ड कप भारत के लिए एक आफत जैसा था। सचिन को रेगुलर ओपनिंग स्पॉट से हटाकर नीचे भेज दिया गया, वो फ्लॉप रहे। कोच ग्रेग चापेल के साथ खिलाड़ियों के मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। बांग्लादेश और श्रीलंका से हार कर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। सचिन पूरी तरह तोड़ चुके थे खुद को। उन्होंने तो संन्यास लेने का पूरा मन बना लिया था ना तब। हाँ, लेकिन उनके सपोर्ट सिस्टम ने उन्हें बचा लिया। सर विव रिचर्ड्स जो उनके हीरो थे, उन्होंने फोन किया और उनके भाई अजित ने उन्हें समझाया कि उनके अंदर काफी क्रिकेट बची है। और वहीं से क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन वापसी की कहानी शुरू हुई। उनकी उम्र बढ़ रही थी, रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे थे और विरोधी कोचेस कमजोरियां निकाल रहे थे। जैसे जॉन ब्यूकैनन ने कहा था कि वो शॉर्ट पिच्ड गेंदों पर स्ट्रगल कर रहे हैं, पर यहाँ सचिन ने एक ऐसी सीख दी जो किसी भी फील्ड में लागू होती है, अडैप्टेबिलिटी। उन्होंने अपने खेल को ढाला, अपना स्टैंस थोड़ा एडजस्ट किया और अटैकिंग से ज्यादा एंकर रोल खेलना शुरू किया। इस वापसी की सबसे खूबसूरत झलक 2008 में चेन्नई में दिखी। ठीक 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद का टेस्ट मैच था। देश शोक में था। भारत को 387 रन का बड़ा टारगेट मिला था और सचिन ने वहां 103 रन की नाबाद पारी खेली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये जीत उन आतंकी हमलों के पीड़ितों को समर्पित की। उन्होंने खुद इसे अपनी जिंदगी की सबसे मीनिंगफुल नॉक बताया। उसके बाद तो जैसे उनका सेकंड यूथ शुरू हो गया हो। 2010 में ग्वालियर में उन्होंने ओडीआई इतिहास का पहला दोहरा शतक मारा, 200 रन्स, जो उससे पहले किसी पुरुष खिलाड़ी ने नहीं किया था। और फिर ठीक एक साल बाद आया 2011 का वर्ल्ड कप। अपने घर वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का दबाव था, पर इस बार कहानी अलग थी। सचिन ने टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और आखिरकार ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा किया। मैदान पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरे देश ने उस पल को जिया। 22 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ था, पर इस फेरी टेल एंडिंग के बाद भी एक आखिरी बड़ा पहाड़ चढ़ना बाकी था, 125 शतक। ओ हाँ, 100th इंटरनेशनल सेंचुरी। 99 शतक बन चुके थे और अगले एक साल तक बस एक ही सवाल था कि आखिरी शतक कब आएगा। इस एक सवाल ने उन पर इतना भारी मानसिक दबाव डाल दिया था कि क्रिकेट एंजॉय करने की जगह एक ड्यूटी जैसा बन गया था। आखिरकार 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में वो पल आया। हालांकि भारत वो मैच हार गया था, पर सचिन और पूरे देश के सर से एक बोझ जरूर उतर गया। दस्तावेज पढ़कर महसूस होता है कि वो उस वक्त कितने एग्जॉस्ट हो चुके थे। खुशी से ज्यादा चेहरे पर एक रिलीफ था। इसके बाद नवंबर 2013 में अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर उन्होंने हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 34,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन्स के साथ। और ठीक बाद में उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, जो उन्हें सबसे कम उम्र और इतिहास का पहला खिलाड़ी बनाता है जिसे ये सम्मान मिला हो। पर हमारा विश्लेषण यहाँ रुकता नहीं है। स्रोत उनके मैदान के बाहर के जीवन की जानकारी भी देते हैं।
उनका एक पॉलिटिकल करियर भी रहा है। 2012 में वो राज्यसभा के मनोनीत एमपी बने थे। अगर हम स्रोतों को निष्पक्ष रूप से देखें तो एक एमपी के तौर पर उनका रिकॉर्ड आलोचना का शिकार रहा। उनके अटेंडेंस मात्र 8% थी। उन्होंने किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, जिसके लिए दूसरे एमपीज ने उन पर सवाल भी उठाए थे। पर दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने अपनी पूरी सैलरी और अलाउंस, जो लगभग 90 लाख रुपए थे, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर दिए थे। और चैरिटी के मामले में उन्होंने वाकई बहुत काम किया है। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में पोलियो, स्वच्छ भारत और कोविड रिलीफ के लिए उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया। अपनाया एनजीओ के जरिए वो हर साल 200 बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं। तो इस सब का आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? यही ना कि उनका प्रभाव सिर्फ पिच तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल। और इस पूरे सफर से एक बात साफ होती है कि 24 साल तक टॉप पर रहने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, बार-बार खुद को ढालना आना चाहिए। सही में, चाहे वो 1999 के वर्ल्ड कप में अपने पिता के निधन के तुरंत बाद वापस आकर शतक लगाना हो, या 2007 की निराशा से उभर कर 2011 का वर्ल्ड कप जीतना हो। ये कहानी कभी हार न मानने की है और अपने आप पर विश्वास रखने की है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को हम एक आखिरी विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे, जो श्रोताओं से हटकर खुद सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? सोचिए जरा, जब कोई इंसान अपनी किशोरावस्था से ही 1 अरब लोगों द्वारा भगवान की तरह पूजा जाने लगे, जिसके बाहर कदम रखते ही स्टेडियम गूंज उठे, बात तो गहरी है। तो 40 साल की उम्र में जब अचानक संन्यास के बाद वो शोर हमेशा के लिए थम जाता है, तो वो इंसान अपने आम जीवन और अपनी नई पहचान को अकेले में कैसे ढूंढता होगा? सोचिए। एक जीते जागते स्मारक यानी लिविंग मॉन्यूमेंट के रूप में आधी जिंदगी बिताने के बाद अचानक एक आम इंसान की जिंदगी कितनी अजीब लगती होगी। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार एक नई डीप डाइव और एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे।